में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की कार्यक्रम में शिरकत। कहा, बीजेपी सरकार आने के बाद बदली राज्य की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का आतंकियों पर वार, भारत की संस्कृति का प्रतीक बताते हुए साधा पाकिस्तान पर निशाना। कहा, पाकिस्तान एक विकृति है और मरना उसकी नियति। देहरादून में शहर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन, CM पुष्कर सिंह धामी ने के कार्यक्रम में शिरकत। सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के जन प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर बोले CM धामी। कहा, अंतिम चरण में परियोजना का काम, देहरादून आने वाले लोगों की 3-4 गुना बढ़ेगी संख्या। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान, खिलाड़ियों के नगद इनाम के लिए जारी किए गए 15 करोड़ रुपए। CM धामी का खेल मंत्री रेखा आर्य ने जताया आभार। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। लखनऊ में गोमती नगर में डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया, जिसे वर्षगांठ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पूर्वांचल क्षेत्र में, खासकर गोरखपुर में जुलाई से सितंबर के बीच में जो मॉनसून का महीना होता था, उस दौरान जापानी इंसेफेलाइटिस से कई सारे बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती थी और ऐसा पिछले 40 से 50 सालों से चल रहा था। सभी सरकारों ने इसे नियति का खेल मान लिया था, लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनी, तब अगले कुछ सालों में पूरी तस्वीर पलट गई। एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप में से कई लोगों को याद होगा कि 2017 से पहले पूर्वांचल क्षेत्र में और खासकर गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, गोरखपुर में जुलाई से सितंबर के बीच जो मानसून का महीना होता था, उस दौरान जापानी इंसेफेलाइटिस से कई सारे बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती थी और ऐसा पिछले 40-50 वर्षों से लगातार चल रहा था। सभी सरकारों ने इस नीयत का खेल, इसे नीयत का खेल मान लिया था। सारी जो भी सरकारें आई कि यह चलेगा, यह रुक नहीं सकता है। सरकारें यह मानकर चल रही थी कि हर साल मानसून आएगा, 1000, 1500, 2000 बच्चे दुर्भाग्य तरीके से काल के गाल में समा जाएंगे, यह लोगों ने मान रखा था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी, उसके अगले कुछ सालों में पूरी तस्वीर ही पलट गई और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया कि अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर ही रहेंगे और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तर युद्ध स्तर पर काम करना प्रारंभ किया और मुझे बताया गया कि खुद योगी जी हर लेवल पर मॉनिटरिंग उसकी कर रहे थे। और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जापानीज इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या अब 9 के बराबर रह गई है। साथियों, चुनौतियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल की 25वीं वर्षगांठ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। CM ने कहा कि हमारा भारत संस्कृति का प्रतीक है, तो वहीं पाकिस्तान को विकृत है, जिसकी नियति मरना है। यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है, जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे
चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है और नियति ने जो लिखा होगा वो अवश्य होगा। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास विभाग की ओर से शहर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए शहरों विकास विभाग की ओर से तैयार 3 वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड परियोजना अपने अंतिम चरण में है। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, देहरादून आने वाले लोगों की संख्या 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और ये काम जैसे ही पूरा होगा तो आप तय मानिए जितनी संख्या आज देहरादून में आने वालों की है वो संख्या में कम से कम 3-4 गुना वृद्धि होने वाली है। आप सोचिए कि जब 3-4 गुना की वृद्धि हो जाएगी तो कितना दबाव इस शहर पर पड़ जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ के मेयर हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी लोगों के साथ विचार करके हमने देहरादून में रिस्पना और बिंदाल दोनों हमारी जो नदियां हैं उसके ऊपर जो है एलिवेटेड सड़क बनाने का हमने लक्ष्य लिया है। लगभग 26 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क बनेगी और वो एक रिंग रोड जैसी होगी पूरे इनके ऊपर एलिवेटेड बन के। और भारत सरकार ने भी इसमें हमको अपनी सहमति प्रदान कर दी है, हमको आश्वासन दे दिया है कि हम उस पर हमारी वो सहायता करेंगे। और 6000 करोड़ से भी बड़ा वो एक प्रोजेक्ट है, वो बन जाएगा तो निश्चित रूप से इस शहर की जाम की समस्या बड़ी कम होगी। इसी प्रकार हमने जो है जो हमारा मुख्य मार्ग देहरादून दिल्ली का आ रहा है या हरिद्वार की तरफ से आ रहा है, इन सभी को बाहर निकालने के लिए और जो एलिवेटेड रोड है उसी का हिस्सा बनाने के लिए भी हमने कहा है। इसी प्रकार ऋषिकेश की मैं बात करूं या हरिद्वार। देहरादून में राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में महिला पुलिस कर्मियों के साथ ओपन हाउस सेशन का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सब इंस्पेक्टर से लेकर आईजी तक डीजीपी ने महिला पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया। रुक करेंगे अगली खबर का। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नकद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि शासन ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना किया था। राष्ट्रीय खेलों में जो जीतने वाले खिलाड़ी थे उनके लिए धनराशि जारी हो गई है, क्या कहना है आप? देखिए, आज बेहद खुशी का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है। उसमें अभी तक धनराशि बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे रखा था। मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आज हमारे राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाड़ियों को आज नगद इनाम धनराशि 15 करोड़ की जो है वो जारी कर दी है। उसका जीओबी विभाग ने जारी कर दिया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से उनका आभार और सभी हमारे पदक खिलाड़ियों को भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से जो सरकार ने उनसे कहा है वो सरकार ने उनको करके भी दिखाया है। बहुत जल्द जो है नगद इनाम धनराशि हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो है वह प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होंगे। उसके लिए हम अब जो है विभाग को त्वरित उसमें तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार कई सालों से स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, जिसका मकसद है भारत को स्वच्छ रखना।
भारत के शहरों को, गलियों को और सड़कों को स्वच्छ रखना। लेकिन उत्तराखंड के कोटद्वार से जो खबर सामने आई है उसने स्वच्छता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटद्वार के बेस अस्पताल की हालत ऐसी बन चुकी है कि वहां कोई जानवर भी ना रह सके। अस्पताल के शौचालयों में पसरी गंदगी मानो चीख चीख कर कह रही हो कि केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से हमारा क्या लेना देना। अस्पताल में फैली गंदगी से लोगों का बुरा हाल है। जिस अस्पताल में मरीज इलाज करने आते हैं वहां अगर स्वच्छता के नाम पर ऐसा हाल सामने आए तो मरीज तो क्या, वहां आए कर्मचारी भी बीमार पड़ जाए। गंदगी को लेकर लोगों में आक्रोश है और लोगों की बस एक मांग है कि सरकार सड़कों में ना सही पर अस्पताल में सफाई जरूर हो। वहीं कोटद्वार में भूमि विवाद को लेकर हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। पारिवारिक जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवक ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर अपने ताऊ और ताई पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि युवक की ताई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो वहीं ताऊ को गंभीर चोटें आई हैं। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर ने खुद ही पुलिस को वारदात की सूचना दी। खबर उत्तराखंड के खटीमा से, जहां सिडकुल फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि युवक की पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगा है। जी हाँ, युवक के भाई और भांजे ने युवक की पत्नी, उसके भाई और मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक देवानंद की शादी पिछले महीने ही सुमन से हुई थी और शादी के बाद से ही दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरा नाम जैसे विजय है। ये ऐसा है सर, ये करीब ये 17-18 दिन हमारे यहाँ, जैसे ज़्यादा 17-18 दिन रही है। जब से ये मतलब 1-1.5 साल शादी हो गया। 1-1.5 साल में हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा 1-1.5 महीने रही होगी। बाकी दिन अपने मतलब आदमी के साथ रहती थी, कहती थी कि परिवार छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम अपने परिवार छोड़ो, हमारे परिवार को देखो। उनके घर वाले कहते थे कि हमें मतलब उसकी खुद मैडम कहती थी कि 5,000 रुपये मेरे को महीना चाहिए अलग से। उसके बाद फिर ये यहाँ सितारगंज लेकर रहने लगा अपने जैसे फैमिली को। हमने कहा ठीक है, तुम अकेले रहना चाह रहे हो, अकेले खुश हो तो अकेले ही रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये अपने यहाँ लेकर रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद उसके घर से उसके भाई आए, उसको लेके वहाँ अपने घर चले गए। फिर घर ले जाने के बाद फिर वहाँ जाने के बाद वो कह रही है कि ऐसा है, मैंने थाने में रिपोर्ट कर दिया है तुम्हारे नाम से, मतलब छोटे वाले भाई के नाम से। तो उसने बोला जब हमारे नाम से रिपोर्ट कर दी तो ठीक, हमारे पास फ़ोन मत करना। उसने 1 महीना भी नहीं बिता होगा, फिर अपने आप वो फिर यहाँ चली आई। जब यहाँ आने के बाद वो अभी 3-4 दिन, जैसे ज़्यादा 3-4 दिन उसका भाई लेके आया था। उसका भाई अभी शायद इधर ही उधर घूम रहा था, कह रहे थे कि मैं इस मेहमानी में जा रहा हूँ, उस मेहमानी में जा रहा हूँ, इधर उधर ही घूम रहा था। उसके बाद आज चौथा दिन है, चौथा या 5 ऐसी हुआ, चौथा ही दिन है। और ये उसके बाद कल की बात, कल मैं उसके पास फ़ोन किया, करीब 11-12 बजे फ़ोन किया, 11 बजे के आसपास में। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो कह रहा है कि मैं भुट्टा खा रहा हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, भुट्टा खा रहे हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ड्यूटी जाना है? बोला हाँ ठीक है ड्यूटी जाना है। तो मैंने कहा कितने बजे ड्यूटी है? बोला 6 बजे की ड्यूटी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर खाओ पियो अपना आराम से सो। और फिर मैं उसके पास मैंने कहा रुको थोड़ा सा मतलब पूछूं कि मतलब ड्यूटी जाना है या सो गया है क्या है। फिर उसके पास मैंने 2 बजे के आसपास में फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने कहा लग रहा है सो गया होगा, स्विच ऑफ मोबाइल जा रहा था। मैंने कहा सो गया होगा, फिर मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसके 1 घंटे बाद इब्राहिमपुर, पलिया इब्राहिमपुर से मेरी भांजी का जैसे फ़ोन आया कि वो कह रही है कि सितारगंज दरोगा जैसे बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि तुम्हारी जो मामी है तो वो क्या नाम है कि हमारे यहाँ FIR करने आई हैं, यहाँ पे रिपोर्ट करने आई हैं। मैं सितारगंज थाने से बोल रहा हूँ। तो फिर उसने मेरे पास फ़ोन किया, बोली कि मामा 3 बजे के आसपास में फ़ोन किया मेरे पास, बोली कि मामा ऐसी बात है और वो मामी ने वहाँ जाके रिपोर्ट कर रखा है। तो मैंने कहा चलो रिपोर्ट कर रखी है, तब जब कर दिए तो शाम को अब जाएंगे, ड्यूटी में मैं भी था। मैंने कहा चलो शाम को जाएंगे देखेंगे। फिर उसके बाद 5-5:30 बजे मेरे भांजे का फ़ोन आया, जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी में वो भी करता है, तो उसका फ़ोन आया, बोला कि मामा अभी मतलब मामा तो आए नहीं है। तो मैंने कहा तेरी कितने बजे छुट्टी होगी? तो वो बोला कि मेरी छुट्टी 6 बजे होगी। तो मैंने कहा एक काम कर कि 6 बजे छुट्टी होगी तो जाके देख क्यों नहीं आया। तो बोला अभी टाइम है, आधा घंटा देख लेते हैं। तो फिर जब 6 बजा तो बोला मामा अभी भी वो आए नहीं है और ना कंपनी से कोई मतलब
छुट्टी लेना होता है तो एप्लीकेशन डाल देता है कि बंदा कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, तबीयत ख़राब है या जो भी कुछ है, मतलब तो ऐसा कुछ नहीं था, कंपनी में भी नहीं था। तो ये भी कंपनी के बंदे थे, बोले कि यार तुम्हारे मामा क्या बात, आज उन्हें आया नहीं है मतलब ड्यूटी। तो मैं इससे कहा कि जाकर रूम पे जाकर देख क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आया है वो। तो भैया इसको मैंने भेज दिया। जब ये आया रूम पे तो उसके बाद देखा कि इसकी हालत बहुत गंभीर थी, बहुत सीरियस। फिर मेरे पास फ़ोन किया कि मामा जल्दी आ जाओ, मामा की सीरियस बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। वो जब आया तो जबकि कुंडी लगी हुई थी, फिर आया कुंडी खोला और देखा तो एकदम किनारे दीवार की साइड में चिपका हुआ था ये, मतलब दरवाज़ा खोलने के बाद वो दिखता नहीं। तो फिर उसके बाद ये जब साइड से देखा तो मतलब कि उधर पड़ा हुआ था साइड में, पूरा बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। मेरा नाम राहुल राय है और वो देवानंद मेरे मामा लगते हैं। सर ये 2 बजे के करीब की बात है। उनका वाइफ का फ़ोन गया है मेरी सिस्टर के पास, जहाँ मेरे नाना जाते हैं पलिया में। वहाँ फ़ोन गया तो वहाँ पे जो मकान मालिक है वो कह रहा है कि मैं दरोगा बोल रहा हूँ और क्या कहते हैं ये इनकी मैडम आई है रिपोर्ट लिखवाने, बताओ क्या करना है। तो बहन ने कहा है मेरी ये हमारे पास फ़ोन क्यों करा। तो फिर उन्होंने बोला है कि उनसे बोल देना नाना नानी से कफन ले आएंगे, इतना बोल के काट दिया। उसके बाद बहन ने फ़ोन करा है, अब मामा के पास बताया है सब कुछ। तो मामा ने मेरे को फ़ोन करा, ऐसी सी बात है। तो मैंने फ़ोन करा बहन को, तो बहन को फ़ोन करा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो पुलिस ने सब कुछ बताया कि ऐसी बात है। मैंने कहा उसका नंबर दे, नंबर लिया तो क्या कहते हैं वो नंबर मकान मालिक का निकला। तो उसके बाद मैंने बहन को दोबारा बोला, मैंने कहा फ़ोन कर इसके और पूछ कौन से थाने से बोल रहा है। तो बहन ने फ़ोन करा और उसकी भी ऑडियो मेरे पास है, वो भी मैं दे दूँगा आपको। फ़ोन करा है तो उसके बाद उसने कहा ठीक है। ये बहन ने कहा आप संजय बोल रहे हो ना, बोले हाँ। तो बोले आप थाने से बोल रहे हो, बहन ने उसने कहा हाँ। तो इतना कह के उसने काट दिया। उसके बाद 2 बजे और 2:30 बजे तक मामा से बात हुई है, हर रिश्तेदारी बात हुई है, जहाँ जहाँ रिलेशन है वहाँ बात हुई है। 2:30 बजे के बाद इसका फ़ोन आया है, उसके बाद से मेरे मामा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। और मेरे मामा जिस जॉब में कंपनी में काम करता हूँ, लपोला है सितारगंज में, डिनर सेट बनाती है कंपनी, मैं उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो इनकी ड्यूटी से 6 से 6 और इनका फ़ोन जा रहा था स्विच ऑफ। कंपनी के स्टाफ भी फ़ोन लगा रहे थे, नहीं जा रहा था। उसके बाद मैंने जो कंपनी में एक लड़का था उसको मैंने फ़ोन करा और मामा के रूम पे भेजा। मैंने कहा देखना जाके वहाँ पे कोई है कि नहीं है। तो वो लड़का गया तो उसने आवाज़ मारी है देवानंद, तो कोई नहीं बोला है। फिर वो खोला है दरवाज़ा तो एक छोटी बच्ची आई, कुंडा लगा था। तो बच्ची आके बोली क्या कहते हैं यहाँ कोई देवानंद नहीं है। तो वो चले आया, मेरे को फ़ोन करा भाई यहाँ पे कोई नहीं है, उनकी गाड़ी खड़ी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद 6 बजे इनकी ड्यूटी थी, इनको जाना था। अब पूरे स्टाफ परेशान, क्योंकि हमें एप्लीकेशन देनी होती है, अगर कोई भी रीज़न हो या तबीयत ख़राब हो या पहले से छुट्टी लेनी है तो हमें पहले से वो भर के स्लिप देनी पड़ती है स्टाफ को। तो वो नहीं मिला। तो फिर मामा ने फ़ोन करा, ऐसा है, उनके बड़े भाई विजय नाम है उनका, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि ऐसा। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां हिस्ट्री शीटर मनोज अग्रवाल पर व्यापारियों से पैसे वसूलने का आरोप लगा है। पीड़ित व्यापारी राजू अग्रवाल और गोविंद सिंघल ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि मनोज अग्रवाल ने पहले उनसे 15,000 की मांग की और ये मांग अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मनोज अग्रवाल की इस हरकत से व्यापारी काफी परेशान है। मनोज अग्रवाल लगातार उन्हें व्यापार बंद करने की धमकी भी दे रहा है और इसी मामले को लेकर अब व्यापारियों ने कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।